अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम डिस्कस करेंगे इनसाइड द बैक्टीरियम यानी बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म और बैक्टीरियल जो जीनोम है उसको आज डिस्कस करेंगे। और ये बैक्टीरियल स्ट्रक्चर का जो है लास्ट टॉपिक है इंशाल्लाह। तो इससे पहले हम डिटेल्ड लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड करवा चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं बैक्टीरियल अपेंडेजेस के बारे में, मतलब जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर से बाहर चीजें आ रही थी, और बैक्टीरियल इन्वेलप के बारे में जो चीज बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म को सराउंड कर रही थी, बैक्टीरियल इन्वेलप। तो इस पे 5-6 लेक्चर्स हैं जो कि सिर्फ इन दो टॉपिक्स पे है, तो वो हम पढ़ चुके हैं और होप सो कि आपने भी पहले वो देखे हुए हैं। तो आज हम बैक्टीरिया के अंदर घुसेंगे कि बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या चीजें हैं और बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो किस तरह का हो सकता है। एक जनरल बैक्टीरियम को जो है वो हम कंसीडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बैक्टीरियल अपेंडेजेस के मैं तुम लोगों से ही नाम पूछूं कि बैक्टीरियल अपेंडेजेस मतलब वो वाले स्ट्रक्चर्स, वो वाले फाइबर जो कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर से, बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर आ रहे होते हैं, बैक्टीरिया के सेल से बाहर आ रहे होते हैं, उसको बैक्टीरियल अपेंडेजेस बोलते हैं। इसमें सबसे एक लंबे वाला धागा था जिसको हमने क्या नाम दिया था, फ्लैजिलम का। इसको भी हम डिटेल में पढ़ चुके, फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प आउट करता है, फ्लैजिलम था। इसके अलावा छोटे छोटे एक और भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स है जिसमें अगर थोड़े से लंबे हो तो उसको हमने कहा कि ये पिलाए है, अगर सिंगल हो तो पाइलस, और जो बहुत ही छोटे छोटे थे जो अटैचमेंट के वगैरह के लिए यूज होते थे उनको हम क्या बोलते थे, फिम्ब्री। क्या बोलते थे उसको, फिम्ब्री। ये हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो बैक्टीरियल अपेंडेजेस में 3 बेसिकली स्ट्रक्चर थे। बुक्स में कभी कभी जो है ना 2 वो फिम्ब्री और पिलाई को एक ही कह देते हैं, तो वो भी ठीक है, लेकिन एक बड़े वाला जो मूवमेंट में यूज होता है फ्लैजिलम, और बाकी पिलाई और फिम्ब्री, ये हमारे पास बैक्टीरियल अपेंडेजेस का पार्ट है। उसके बाद इन्वेलप पे आए तो इन्वेलप में भी हमारे पास से 3 तरह की लेयर्स थी जो कि किसी बैक्टीरिया को सराउंड कर रही होती है। उसमें सबसे आउटर लेयर जो थी वो हमारे पास क्या थी, यहाँ पे ये रेड वाली है, उसको हमने कहा था कि ये ग्लाइकोकैलिक्स है। क्या है हमारे पास है, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो कि बाज बैक्टीरिया में स्लाइम की फॉर्म में होता है और बाज बैक्टीरिया में ये कैप्सूल की फॉर्म में होता है। ठीक हो गया, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर अंदर आए तो हमें एक और लेयर मिलती है, काफी इंपॉर्टेंट लेयर होती है, और वो कौन सी होती है, सेल वॉल। कौन सी होती है, सेल वॉल। और अगर ग्राम नेगेटिव का केस हो तो ग्लाइकोकैलिक्स के फौरन बाद एक और आउटर मेम्ब्रेन आती है, उसके बाद सेल वॉल आती है। इस चीज को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है बैक्टीरिया में उसको हम क्या बोलते थे, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरियल प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन, ऐसा ही है। ये चीजें अभी तक हम 1 बाय 1 सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने घुसना है इस बैक्टीरियल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो अंदर जो है कोई भी सेल हो, हम पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मवाद होता है, जितना भी प्रोटोप्लाज्म होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये जो रीजन है जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जितना भी रीजन है इसको बोलेंगे बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। और ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे जेली नहीं होती ना, प्रॉपर फ्लूइड होता है ना प्रॉपर सॉलिड होता है, पर जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी तरीके से हमारे पास साइटोप्लाज्म भी होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के बारे में याद रखना कि इसमें बड़ा ही सिंपल है। जब हम यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म को देखते हैं तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें कई हमारे पास ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे हमारे पास लाइसोसोम्स हमारे पास, और साइटोस्केलेटन हो गए। इस तरह के कई सारे जो ऑर्गेनेलीज हैं वो हमारे पास यूकैरियोटिक प्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म, उसमें प्रेजेंट होती है। लेकिन बैक्टीरिया के केस में हमारे पास बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर कोई ऑर्गेनेलीज नहीं होती। ये बात याद रखना। क्या होती है हमारे पास, बैक्टीरियल जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर नो ऑर्गेनेलीज, नो ऑर्गेनेलीज। ये बात एक हो गई बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के बारे में कि इसमें हमें साइटोस्केलेटन भी नहीं मिलेगा और ऑर्गेनेलीज भी जो है वो नहीं मिलती। साइटोस्केलेटन मतलब जो
फिर इसके लिए बैक्टीरिया के अंदर और भी कई सारे मैकेनिज्म है, लेकिन वो बहुत एडवांस लेवल पे हो जाते हैं। अभी के लिए इतना याद रखना कि बैक्टीरियल जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कोई ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी अपरेटस, इस तरह की कोई ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, और ना ही इसमें कोई साइटोस्केलेटन होता है। एक चीज जो दोनों में कॉमन है कि इसके साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। किसमें? जो बैक्टीरियल प्लाज्मा, जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म है उसमें जो हमारे पास राइबोसोम्स है वो प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स क्या है हमारे पास? प्रेजेंट होते हैं। तो अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो थोड़ा सा हम राइबोसोम्स को टच करेंगे कि राइबोसोम्स उसके किस तरह के काम करते हैं। फिर ये भी हमें पता है, पहले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। राइबोसोम्स का काम क्या है? राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। राइबोसोम्स क्या है? फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जहां पे प्रोटीन बनती है सेल के रिक्वायरमेंट के लिए, सेल के जिंदा रहने के लिए, सेल को अपने काम करने के लिए, मेटाबॉलिज्म करने के लिए जितने भी प्रोटीन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रोटीन कहां ट्रांसलेट होती है, वो प्रोटीन कहां बनती है? वो राइबोसोम्स के अंदर बनती है, यानी राइबोसोम्स प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, वही सारे वाला प्रोसेस के पहले हमारे पास डीएनए से मैसेंजर आरएनए आएगा, मैसेंजर आरएनए से फिर वो ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन जो करेंगे वो राइबोसोम्स करेंगे। तो ये सारा हमें पता है प्रोटीन सिंथेसिस। और खुद कहां बनेंगे? खुद हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोइड रीजन है, अभी वहां तक हम नहीं जा रहे, अभी हम राइबोसोम्स पे फोकस करेंगे। तो राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन की फॉर्मेशन, प्रोटीन की ट्रांसलेशन, प्रोटीन को बनाएंगे। और अगर इनका स्ट्रक्चर हम देखें तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के मुकाबले में थोड़े छोटे होते हैं। क्या होते हैं? थोड़े से छोटे होते हैं। जो हमारे पास यूकैरियोटिक राइबोसोम था वो हमारे पास टोटल कितना था? 80s का था। किसका था? 80s का था, मतलब 80 स्वेटबर्ग यूनिट का था, जो सेंट्रीफ्यूगेशन वही राइबोसोम्स का यूनिट S वाला, तो 80s। जबकि हमारे पास जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स हैं वो 70s के होते हैं। कितने के होते हैं? 70s, मतलब थोड़े से छोटे होंगे। 70s है, बाकी वही सेम है कि इन राइबोसोम्स के भी हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। जो हमारे पास बैक्टीरियल राइबोसोम्स है वो भी हमारे पास दो पार्ट्स में होते हैं, एक स्मॉलर पार्ट होगा और एक थोड़ा सा बड़ा पार्ट होगा। ये जो हमारे पास रेड रेड जितने भी साइटोप्लाज्म की में बिखरे हुए में नजर आ रहे हैं, डिस्पर्स्ड नजर आ रहे हैं, वो हमारे पास राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स, बैक्टीरियल राइबोसोम्स के भी दो पार्ट्स हैं। एक हमारे पास स्मॉलर पार्ट है, स्मॉलर राइबोसोम या स्मॉलर सब यूनिट। क्या है हमारे पास? स्मॉलर सब यूनिट। और एक हमारे पास क्या है? लार्जर सब यूनिट। एक हमारे पास क्या है? लार्जर सब यूनिट। ठीक हो गया? स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। जो इनका स्मॉलर सब यूनिट होता है वो होता है 30s का। कितने का होता है? 30s का। मतलब जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स है उनका छोटे वाला जो पार्ट है वो 30s का होता है। यूकैरियोटिक के केस में वो हमारे पास 40s का था, लेकिन यहाँ पे 30s का है। और इसी तरीके से जो लार्जर सब यूनिट है वो यहाँ पे 50s का है, 50 स्वेटबर्ग का है। कितना है? 50s का है, 50s का है। जबकि यूकैरियोटिक के केस में हमारे पास यही लार्जर सब यूनिट 60s का था। कितने का था? 60s का। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इनसे ओवरऑल बनता है 70s स्वेटबर्ग यूनिट्स वाला राइबोसोम्स। और ये 70s क्यों होता है इसको हम पहले चैप्टर के राइबोसोम्स वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं तफसील से, तो वो लेक्चर भी साथ में लाजमी देखना, होप्सो कि देखा होगा। ठीक है, तो राइबोसोम्स में हमने बात कर ली, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। बैक्टीरियल राइबोसोम्स जो है हमारे पास वो 70s वाले होते हैं। इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक हमारे पास क्या है? 30s जो के स्मॉलर सब यूनिट है, और एक हमारे पास 50s वाला है जो के लार्जर सब यूनिट है, और दोनों मिलके प्रोटीन ट्रांसलेशन करते हैं। फिर अगर ये थोड़ा बुक से हट के जा रहा हूं, हमारे पास राइबोसोम्स जो है ये तकरीबन 10,000 से 20,000 पर सेल हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक सेल के अंदर 10,000 से 20,000 राइबोसोम्स आपको मिलेंगे, और ये भी हमें दो तरीकों से मिल सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दो तरीकों से। ज्यादातर ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं, मतलब फ्रीली आजादाना रह रहे होते हैं, आजाद रह रहे होते हैं, किसी चीज के साथ अटैच नहीं हुए होते। तो एक तो इस फॉर्म में हो सकते हैं। बाज दफा हमें राइबोसोम बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के केस में
जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर वाली साइड पे अटैच नजर आएंगे, जैसे कि ये वाला राइबोसोम हो गया, ये वाला राइबोसोम या ये वाला राइबोसोम। अब ये भी राइबोसोम्स हैं, लेकिन ये जो इनर मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया है, उसके इन साइड पे, मतलब साइटोप्लाज्म वाली साइड पे, ये आपको लूजली अटैच्ड भी मिलेंगे, लूजली अटैच्ड भी मिलेंगे। दोनों का काम प्रोटीन बनाना है, लेकिन थोड़ा सा फर्क देखो कि जो हमारे पास फ्री अवेलेबल राइबोसोम्स हैं, जो कि आपको साइटोप्लाज्म में फ्रीली मिल जाएंगे कहीं पर, इनका काम ज्यादातर वो वाले प्रोटीन्स बनाना होते हैं जो कि सेल के अंदर ही जिन्होंने रहना होता है, जिन्होंने सेल के अंदर रहना होता है। जैसे बिलफर्ज इस बैक्टीरियल जीनोम ने, इस बैक्टीरिया के डीएनए ने रेप्लिकेट करना है, तो उसकी रेप्लिकेशन के लिए हमें पता है कि बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए, बहुत सारे प्रोटीन्स चाहिए। अब वो प्रोटीन्स वो सेल से बाहर नहीं निकलेंगे, वो सेल यहीं पे बनेंगे और यहीं पे वो यूज होंगे, मतलब वो इनसाइड द सेल ही रहते हैं। तो इस तरह के प्रोटीन जिनका काम भी फिर सेल के अंदर ही होता है, सेल के बाहर जाने की उनको जरूरत नहीं होती, उस तरह के प्रोटीन्स को बनाते हैं ये जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। जबकि ऐसे प्रोटीन जिन्होंने सेल से बाहर जाना होता है या जिन्होंने इस सेलुलर एनवेलप में काम करना होता है, ये जो बैक्टीरियल एनवेलप है जिसमें कई तरह के प्रोटीन्स हम डिस्कस कर चुके हैं, उन प्रोटीन्स को अब उनका काम सेल एनवेलप के पास है या उनका काम बिल्फर सेल के बाहर सीक्रेट होना है टॉक्सिन्स की फॉर्म में या किसी और चीज की फॉर्म में, तो वो प्रोटीन्स जो है, वो जो एंजाइम्स हैं, जब उन्होंने या बाहर जाना है या सेलुलर एनवेलप में काम करना है, उन प्रोटीन्स को बनाएंगे वो वाले राइबोसोम जो कि इस इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लूजली अटैच्ड है। वो राइबोसोम ज्यादातर वो वाले प्रोटीन्स बनाएंगे। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात थी जो कि थोड़ी सी लगा के बताना जरूरी है, तो पता होना चाहिए ये बात। अब राइबोसोम्स के अलावा भी हमारे पास जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म है उसके अंदर आपको और चीजें मिल सकती हैं, जैसे कि हमारे पास फूड वैक्यूल्स है। क्या हमारे पास है? फूड वैक्यूल्स या फूड वेसिकल्स, इसको बोल दो जो भी तुम लोगों को अच्छा लगता है, फूड वेसिकल्स या फूड वैक्यूल्स। जैसे कि बिल्फर्स हमारे पास ये ब्लू वाले हैं, ये हमारे पास हम क्या देते हैं कि ये फूड वैक्यूल्स हैं। अब ये फूड वैक्यूल्स क्या है कि फूड वैक्यूल छोटे छोटे से थैले होते हैं, छोटे छोटे से वैक्यूल है, थैले हैं, जिसमें बैक्टीरिया अपने काम की चीज, अपनी खुराक वगैरह या अपनी बाकी जो काम वाली चीजें हैं जो कि बाद में वो इस्तेमाल करेगा, उन चीजों को स्टोर कर देता है, उन चीजों को स्टोर कर देते हैं। जैसे ग्लाइकोजन हो गया, वो हमारे पास बैक्टीरिया उसको एज अ फूड यूज करेगा तो उसको स्टोर कर लेते हैं। कोई और प्रोटीन्स हो गए, कोई फैट्स हो गए, तो उसको स्टोर करता है वो इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स। और वो फूड वैक्यूल्स भी आपको कहां मिलेंगी? बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा भी कुछ वैक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि एक तो हमारे पास हो गए राइबोसोम्स, एक क्या हो गए हमारे पास है राइबोसोम्स, एक हमारे पास बिल्फर्ज है ये ब्लू वाले, ये फूड वैक्यूल्स हो गए। ये क्या हो गए? फूड वैक्यूल्स या फूड वेसिकल्स कह दो, थैले हैं, शापरों में पड़े हुए थैले हैं, पैक करके रख देते हैं अपने खुराक। एक हमारे पास वेस्ट वेसिकल्स भी ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। कौन से हमारे पास है? वेस्ट वेसिकल्स। वेस्ट वेसिकल्स मतलब बैक्टीरिया खुद अपना काम कर रहा है तो उसमें बहुत सारी चीजें वैसे रिलीज करेगा जो कि सेल को चाहिए नहीं होती, वो उसके लिए वेस्ट के तौर पर काम करती है। तो वो वेस्ट जो है वो बैक्टीरिया आखिर अपने बॉडी से, अपने सेल से बाहर निकालेगा, तो सेल से बाहर निकालने से पहले वो उनको शापरों में पैक कर देते हैं, उनको वेसिकल्स में पैक कर देता है, जिसको हम वेस्ट वेसिकल्स बोलते हैं। जैसे कि अल्कोहल बाज जो बैक्टीरिया वो रिलीज करते हैं, तो अल्कोहल उनके लिए वेस्ट है। कुछ लैक्टिक एसिड रिलीज करते हैं, कुछ एसिटिक एसिड रिलीज करते हैं, तो एसिटिक एसिड या अल्कोहल या हमारे पास जो लैक्टिक एसिड वगैरह है उनको वो वेसिकल्स की फॉर्म में बना लेता है, जिसको हम वेस्ट वेसिकल्स बोलते हैं। और वो भी कहां पे प्रेजेंट होंगे? वो भी आपकी बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि जैसे हम सेल के अंदर एंटर हुए, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म जो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो हमें नजर आया, लेकिन जब उसमें हमने देखा कि हमें कोई भी नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता? हमें कोई भी उसमें साइटोस्केलेटन नहीं मिला, उसमें कोई भी हमारे पास ऑर्गेनेलिज नहीं मिली। हाँ, हमें मिले हैं उसमें राइबोसोम्स, और जब उन राइबोसोम्स को हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो वो हमारे पास दो सब यूनिट्स उसके बने हमारे पास, या तो वो स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, लेकिन थोड़े छोटे छोटे, मतलब स्मॉलर सब यूनिट उनका 30s का था, लार्जर सब यूनिट उनका 50s का था, और मिला के वो 70s के राइबोसोम्स थे। इसके अलावा हमें क्या मिले? उसमें फूड वेसिकल्स मिले और उसमें हमारे पास
वेस्ट वेसिकल्स मिले। ये तो हो गया थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। फिर इस बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में एक लाइटर रीजन होता है जहां पे मतलब राइबोसोम भी ज्यादा नहीं होते, बाकी चीजें भी ज्यादा नहीं होती, थोड़ा हल्का सा हमारे पास एक रीजन होता है, एक लाइटर रीजन होता है। जब हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जो साइटोप्लाज्म है उसके दरमियान हमारे पास एक लाइटर रीजन हमें नजर आता है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया का क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। तो वो जो लाइटर रीजन है, ये जो हमारे पास थोड़ा सा हल्का है और लाइटर रीजन है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड रीजन। न्यूक्लियोइड याद रखना कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर कोई भी प्रॉपर न्यूक्लियस आपको नजर नहीं आएगा, कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन नजर नहीं आएगी जो कि इस डीएनए को इस साइटोप्लाज्म से अलग कर दे। इस न्यूक्लियोइड रीजन को साइटोप्लाज्म से अलग कर दे, मतलब देयर इज नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होगा, बस एक रीजन होगा जिसको हम न्यूक्लियोइड रीजन बोलेंगे। और उस न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर हमारे पास ज्यादातर जो बैक्टीरिया है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। मतलब यहां जो बैक्टीरियल जीनोम है वो डीएनए की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में है? डीएनए की फॉर्म में, डबल स्टैंडर्ड एक ही मॉलिक्यूल होगा डीएनए का, उसको हम बोलेंगे बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इसको क्या बोलेंगे हम? बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो कि एक ही होगा ज्यादातर केस में। वैसे बहुत सारे ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिनमें ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन क्रोमोसोम वैसे अभी इस लेवल पे हमें इतना ही मानना है कि एक ही हमारे पास बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड रीजन में। फिर फर्क क्या है कि जो यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए, इसमें फर्क क्या है कि यूकैरियोट्स में जो डीएनए था वो मतलब एक धागे की सूरत में होते थे, लेकिन यहां पे हमारे पास जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो ज्यादातर आपको सर्कुलर मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्कुलर मिलेगा। मतलब ये ऐसे डीएनए नहीं होगा, बल्कि ये आपस में ऐसे लिपटा हुआ आएगा और दूसरे सर्कल के साथ अटैच हुआ होगा। जब हम इसको खोलेंगे तो एक सर्कल की फॉर्म में हमें मिलेगा, इसको हम बोलेंगे सर्कुलर डीएनए। क्या बोलेंगे हम? सर्कुलर डीएनए। तो बैक्टीरिया के केस में न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल क्रोमोसोम। फिर ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है इसकी जो फोल्डिंग होती है आपस में एक दूसरे पे चिपक के, मतलब जो सर्कुलर डीएनए है ये काफी बड़ा होता है। मतलब अगर इसको हम लेंथ वाइज करें तो ये तकरीबन 1300-1400 माइक्रोमीटर बन जाता है। तो मसला ये है कि टोटल जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है 8-10 माइक्रोमीटर का, उसमें इतना बड़ा डीएनए कैसे आ जाता है? अगर उसको हम सीधा कर ले तो वो बहुत बड़ा हमारे पास डीएनए बन जाता है। तो वो पैकिंग जो होती है, इसकी जो फोल्डिंग होती है, जैसे बहुत बड़ी रस्सी है, लेकिन अगर उस रस्सी को हम हाथ में पकड़ के इस हाथ की गिर्द घुमाते जाएं तो वो बहुत बड़ी रस्सी जो है वो एक छोटी सी जगह में आ जाएगी, छोटी सी जगह में आ जाते। तो उसमें फोल्डिंग के लिए भी हमारे पास इस डीएनए के अंदर फोल्डिंग काफी सारे जो प्रोटीन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, यानी एनएपीज। ठीक है, नैप्स जिसको हम बोलते हैं, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। इतना पता होना चाहिए कि फोल्डिंग के लिए जब उसको हम लपेटते हैं, जो बैक्टीरिया डीएनए को अपने इर्द गिर्द एक सर्कुलर फॉर्म में और एक दूसरे के ऊपर फोल्डिंग उसकी होती है, लिपटता है, तो उसके लिए प्रोटीन्स होती हैं। जैसे कि हमारे पास ये इधर से आया, अब ये इधर से जब मुड़ेगा तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होंगे जिसको हम न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स बोलते हैं। नहीं, एनएपी, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, वो इन हमारे पास जो डीएनए है इसकी फोल्डिंग में ब्रिजेस बना रहे होते हैं। तो इस तरीके से डीएनए हमारा फोल्ड हो जाता है। हमारा मतलब बैक्टीरियल डीएनए जो है वो फोल्ड हो जाता है। तो सर्कुलर डीएनए होता है, एक ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो कि अपने ऊपर ही लिपटा हुआ होता है, और इस तरीके से वो एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम बना लेता है। क्या बना लेता है? बैक्टीरियल क्रोमोसोम। फिर बहुत ही कम अरसे के लिए, वैसे तो हमारे पास ये सिंगल एक ही क्रोमोसोम होता है, और ये सिंगल एक ही क्रोमोसोम की वजह से बैक्टीरिया को हैप्लॉइड बोलते हैं। मतलब जहां पर एक ही क्रोमोसोम हो वो उसको हैप्लॉइड बोलते हैं। तो ज्यादातर जिंदगी में, बैक्टीरिया की जिंदगी में, ये हैप्लॉइड फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है।
लेकिन फिर भी बहुत छोटे अरसे के लिए, बहुत कम अरसे के लिए ये बैक्टीरिया डिप्लॉयड हो सकता है। वो कैसे कि जब ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने से पहले अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, अपने डीएनए को कॉपी करेगा। तो जब ये अपने डीएनए को कॉपी कर लेगा तो एक ये पुराने वाला डीएनए और एक इसके साथ नए वाला डीएनए है। अब दो डीएनए हो जाते हैं, दो क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, तो इसको फिर हम डिप्लॉयड फॉर्म में कहेंगे। लेकिन वो तब होगा जब हमारे पास ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, सेल डिवीजन स्टेज में होगा। नहीं तो वैसे आपका जो बैक्टीरिया है वो हैप्लॉइड फॉर्म में होता है, उसमें एक ही बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ये तो हो गया बैक्टीरियल जीनोम में जो मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम या बैक्टीरियल जीनोम है उसके बारे में। इसके अलावा भी हमारे पास से कुछ डीएनए जो है वो इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम से आजाद होता है, इससे इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन वो साइटोप्लाज्म में जगह जगह पर सर्कुलर फॉर्म में लिपटा होता है। जैसे कि ये वाला हमारे पास जो है ये एक सर्कुलर डीएनए है जो कि इधर प्रेजेंट है, एक हो सकता है इधर प्रेजेंट हो सर्कुलर डीएनए, एक और प्रेजेंट हो पर सर्कुलर डीएनए। तो ये जो सर्कुलर छोटे छोटे से डीएनए होते हैं इनका प्लस स्पेशल नाम है प्लाज्मिड्स। क्या है हमारे पास? प्लाज्मिड्स। अब ये भी डीएनए है, ये भी बैक्टीरिया के पार्ट होते हैं। जब हम बैक्टीरिया का जीनोम पूरा कहेंगे तो उसमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी आएगा और उसमें प्लाज्मिड्स भी आएंगे, लेकिन इनकी डिवीजन का इस वाले जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसके डिवीजन से कोई रिलेटेडनेस नहीं है। ये जब चाहे खुद को डिवाइड करेंगे, जब चाहे कहीं पर जाएंगे। इनका और इनका आपस में ज्यादातर लिंक नहीं होता, तो ये फ्रीली इंडिपेंडेंटली हमारे पास से डिवाइड करेंगे, इनका इनके साथ कोई ताल्लुक ज्यादा नहीं होता। इसको क्या बोलेंगे हम? प्लाज्मिड्स बोलेंगे। अगर अभी के लिए याद रखना है तो प्लाज्मिड वैसे हमारे पास सर्कुलर में हो सकते हैं, लेकिन प्लाज्मिड लीनियर फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। याद रखना ये बात, सिर्फ सर्कुलर में नहीं होती, ज्यादातर सर्कुलर में, सर्कुलर फॉर्म में होंगे, मतलब गोल गोल होंगे, लेकिन ये लीनियर फॉर्म में धागे की सूरत में, मतलब ऐसे भी हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं प्लाज्मिड। लेकिन अभी के लिए याद क्या रखना कि ये सर्कुलर है और ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास बैक्टीरियल के जीनोम का पार्ट है। अगर बायोटेक्नोलॉजी में जाओगे तो इसका बहुत ज्यादा आपको यूज होगा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड्स का। तो ये प्लाज्मिड एक ऐसी चीज है जो कि कंजुगेशन के दौरान एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा सकते हैं। और ये जो बैक्टीरिया, ये डीएनए है तो लाजमी बात है इसमें कोई जीन्स होंगे ना, डीएनए है तो कोई जीन्स है। तो ज्यादातर जो प्लाज्मिड्स होते हैं उनमें किस तरह के जीन्स होते हैं? उसमें हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। यहां पे मैं लिख लेता हूं, किधर गया कपड़ा, ये मिटा देता हूं। ज्यादातर जो प्लाज्मिड्स हैं उसमें किस तरह के जीन्स आपको मिलेंगे? उसमें आपको मिलेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स या फिर हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन्स। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स और हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन्स। मतलब क्या हुआ कि बिलफर्ज मैं मिसाल के तौर पर, ये प्लाज्मिड है, ये क्या हमारे पास, ये एक प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड के अंदर एंटीबायोटिक, क्या नाम, कौन से एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन कर देते हैं। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, या फिर पेनिसिलिन कर देते हैं। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि इस बैक्टीरिया के सेल वॉल को ग्रो नहीं करने देते। जब बैक्टीरिया डिवाइड करता है तो उसके बाद इसके सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होने देती और इस तरीके से बैक्टीरिया मर जाता है। ये पेनिसिलिन है जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो प्लाज्मिड्स हैं, इस प्लाज्मिड के अंदर बिलफर्ज एंटीबायोटिक पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। तो जब ये प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया के अंदर होगा तो ये जीन एक्टिवेट होगा और ये ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाएगा जो कि पेनिसिलिन को डीएक्टिवेट कर दे, पेनिसिलिन को ही खत्म कर दें। तो वो इस पेनिसिलिन के खिलाफ ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट रहेगा। पेनिसिलिन जो है वो इस बैक्टीरिया पे काम नहीं करेगी जब तक इसके प्लाज्मिड के अंदर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स रहेगा। इसी तरीके ड्रग रेजिस्टेंस हो, कोई और ड्रग्स होती है तो उसके खिलाफ भी जीन्स हमारे पास प्लाज्मिड में हो सकते हैं। या हैवी मेटल जैसे कैडमियम या इस तरह के हमारे पास जो मेटल्स हैं, लेड वाले हो गए, वो भी बैक्टीरिया के लिए क्या है, हानिकारक हैं, वो भी बैक्टीरिया की सेहत के लिए अच्छे नहीं है। तो उनके खिलाफ भी जो रेजिस्टेंट जीन्स हैं वो इन प्लाज्मिड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इन प्लाज्मिड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो बिलफर्ज मैं यहां से ये वाले प्लाज्मिड निकाल देता हूं जिसके ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है। तो जब ये प्लाज्मिड निकल जाएगा तो अब ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, ये बैक्टीरिया सब्सेप्टिबल हो जाएगा। अब इस बैक्टीरिया पर अगर मैं पेनिसिलिन अप्लाई करता हूं तो पेनिसिलिन इस बैक्टीरिया को मार देगा। क्यों? क्योंकि वो प्लाज्मिड जिसके ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी वो मैंने निकाल दी।
इसी तरीके से एक और बैक्टीरिया है, आगे हम इसको कंजुगेशन वाले प्रोसेस में इंशाल्लाह देखेंगे। बिलफर्ज एक और बैक्टीरिया है ये वाला, ठीक है, ये वाला एक बैक्टीरिया है और इसके पास वो वाला जीन नहीं है, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है, लेकिन जब वो इस बैक्टीरिया के साथ आएगा तो इन दोनों के पिलाए आपस में मिल जाएंगे और अब बिलफर्ज ये अपने खुद को कॉपी कर देगा या खुद को यहां से कॉपी करके ट्रांसफर कर देगा यहां पे। अब इस बैक्टीरिया के अंदर भी कंजुगेशन के थ्रू वो प्लाज्मिड आ गया है जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स थी, तो अब ये बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया। अब ये बड़ा प्यारा सा फिनोमिना है जिसको आगे एडवांस लेवल पे जब जाओगे तो वहां पे बहुत तसल्ली से इसको समझने भी मजा आता है और इसके ऊपर काम करने में भी मजा आता है। तो ये भी प्लाज्मिड्स हैं जो कि बैक्टीरिया का पार्ट है। क्या है हमारे पास? बैक्टीरियल जीनोम का पार्ट है। तो बैक्टीरियल डीएनए हमारे पास दो तरीकों से मिल सकता है। ज्यादातर डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम या बैक्टीरियल जीनोम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड रीजन में, लेकिन इसके अलावा भी बैक्टीरिया जो है सर्कुलर डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। छोटे छोटे जीन्स होंगे उसके 25-30 जीन्स वाला एक हमारे पास सर्कुलर डीएनए होगा जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड के जो हमारे पास रेप्लिकेशन है या प्लाज्मिड की जो डिवीजन है वो इंडिपेंडेंट है बैक्टीरियल क्रोमोसोम की। जरूरी नहीं कि जब ये डिवाइड कर रहा हो तो ये डिवाइड करेगा, जरूरी नहीं कि जब ये डिवाइड कर रहा हो तो ये डिवाइड करेगा, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे से क्या हो सकते हैं? इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो यहां तक जो बातें थी वो आपकी बुक से रिलेटेड थी कि बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म क्या है और बैक्टीरियल जीनोम क्या है और उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं। दो बातें जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है लेकिन आपके लिए 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, वो भी याद रखना कि बाज दफा ये जो प्लाज्मिड्स हैं वो प्लाज्मिड इस बैक्टीरियल जीनोम के साथ मर्ज हो जाते हैं। मतलब ये प्लाज्मिड जाके मिल जाएगा, बिलफर्ज मैं उसको यहां पे बना रहा हूं कि ये बैक्टीरियल जीनोम है, ये क्या है? बैक्टीरियल जीनोम, और उसमें ये प्लाज्मिड खुल जाता है। इस प्लाज्मिड को मैं क्या बना लेता हूं? रड बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं? रड। तो ये प्लाज्मिड यहां से खुल जाएगा और यहां से इसमें कट लगा के प्लाज्मिड यहां पे इसके साथ मर्ज हो जाएगा। वो प्लाज्मिड अब आके बैक्टीरियल जीनोम का पार्ट बन गया है। जब बैक्टीरियल जीनोम डिवाइड करेगा तो वो भी डिवाइड करेगा। तो इस तरीके के जो प्लाज्मिड्स होते हैं उसका एक स्पेशल नाम दिया जाता है एपिसोम्स। क्या नाम दिया जाता है? एपिसोम्स। कहीं पे जाके फिर पढ़ोगे, लेकिन इतना अभी पता होना चाहिए कि एपिसोम्स क्या है। तो इस तरह के भी हमारे पास प्लाज्मिड हो सकते हैं जो कि बैक्टीरियल जीनोम में मर्ज हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे एपिसोम्स। क्या बोलेंगे? एपिसोम। और दूसरा एक कंसेप्ट कि बाज दफा जब सेल डिवाइड कर रहा होगा, क्या होगा? सेल डिवाइड कर रहा होगा, तो बिलफर्ज इसको भी मैं थोड़ा सा एक प्रोसेस है उसको समझा देता हूं कि बिलफर्ज ये वाला एक बैक्टीरिया है और ये इसने डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करेगा तो यहाँ पे एक हमारे पास बैक्टीरियल जीनोम आ जाएगा, एक जीनोम यहाँ पे आ जाएगा। अब बाज़ दफा क्या होगा कि बिलफर्ज इस वाले पार्ट में तो कुछ प्लाज्मिड्स आ गए हैं, लेकिन जब ये डिवाइड कर गया तो इस वाले पार्ट में एक प्लाज्मिड आया, एक प्लाज्मिड नहीं आया। इस पे कुछ और जीन्स थे, इस पे कुछ और जीन्स थे। तो जब इस वाले पार्ट में देखो, जब ये डिवाइड करेगा तो ये डिवाइड हो गया, इसमें दोनों प्लाज्मिड आ गए हैं। एक के ऊपर हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन्स थे, एक पे हमारे पास है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसमें हमारे पास एक तो हमारे पास प्लाज्मिड आ गया है जिसपे हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन्स है, लेकिन उसमें दूसरा प्लाज्मिड लॉस हो गया, दूसरा प्लाज्मिड उसमें नहीं आया जिसके ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स थे। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें डिवीजन के दौरान हमारा प्लाज्मिड, जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, वो लॉस हो जाए, वो खो जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्योरिंग। क्या बोलते हैं? क्योरिंग। तो ये दो एक्स्ट्रा हमारे पास बातें थी जो कि आपको होनी चाहिए। कभी कभी क्योरिंग का नाम आ जाए, कभी एपिसोम्स का नाम आ जाए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल जीनोम से रिलेटेड ये बातें भी रिलेटेड है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर, जिसमें हमने कंप्लीटली डिस्कस किया कि बैक्टीरियल अपेंडेजेस क्या होते हैं, जिसमें फिलाई, फिम्बरी और फ्लैजिला थे। फिर सेल बैक्टीरियल एनवेलप क्या होता है, जिसमें हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन थी। और इसके बाद बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट है और बैक्टीरियल जीनोम उसका किस तरीके से होता है। और इस तरीके से हमारा जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वाला जो पूरी सीरीज है वो यहाँ पे आके एंड हो जाती है। तो होप सो काफी सारी बातों की समझ आ गई है और काफी चीजें जो है नई सीखने को मिले और काफी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज भी आपके हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।